नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। प्रीवियस क्लास में कोई डाउट, कोई समस्या हो तो डिस्कस कर सकते हैं। और वन लाइनर पॉइंट्स है ना, यानी कि प्रीलिम्स के लिए और थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से उन चीज़ों को साथियों आप सीख पा रहे हैं या नहीं, ये भी बताइए। सभी को गुड इवनिंग, प्रणाम। बिल्कुल, नमस्ते भाई। सरिता है, मनु, ठीक है, सुमन, रेणु, कृष्णा, निधि, नगेंद्र भाई हैं, पवन कुमार जी, वरुणा, प्राची, ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक सागर धन्यवाद। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर भाई, है ना। लोकेंद्र, रश्मि, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों अपनी क्लास को, है ना। और फिर हम चीज़ों को समझते हैं। एक टॉपिक है, उसके बाद हमें क्लाइमेट पे आना है, क्लाइमेट को शुरू करना है। तो उससे पहले एक बुंदेलखंड का जो पठारी क्षेत्र था वो मैंने मतलब वो बचा हुआ था, उसको कवर हम करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, स्टार्ट करते हैं साथियों। तो समझते हैं अपनी चीज़ों को। देखिए, मैं आपको एक बात आपको बता देता हूं साथियों कि छोटी छोटी चीजें मिलकर, है ना, छोटे छोटे, जैसे कोई छोटा सवाल आएगा, कोई वन लाइनर सवाल आएगा, उसकी वैल्यू, उसका नंबर बराबर होगा, बाकी जितनी भी चीजें हैं उनके बराबर होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो छोटी चीजों पे भी फोकस करना है, बड़ी चीजों पे भी फोकस करना है। और ये एक लंबा जो है साथियों, ये प्रोसेस होता है, कोई आसान या छोटा प्रोसेस नहीं होता है ना। ठीक है, चलिए, ठीक है। मनीष जी, पीसीएस का क्वेश्चन था, पीवाईक्यू क्या क्वेश्चन था भैया, बताइए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिएगा, आप क्लास प्रॉपर चल रही है। वो थोड़ा सा ऐप अपडेट हुआ तो उसकी वजह से थोड़ा टेक्निकल इश्यू वो रहता ही है, कोई बात नहीं। अब आप देखेंगे तो क्लास प्रॉपर चल रही है। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग आपको लगानी है साथियों, बुंदेलखंड का पठारी भाग, है ना, यानी कि दक्षिण का पठारी भाग मैंने बताया था, बुंदेलखंड का पठारी भाग। निचला गंगा का मैदान आप देखिएगा, मैंने उसी में उसको करवा दिया था। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको नोट्स में उसको दे दूंगा, अलग दे दूंगा उसको, है ना। बाकी वो उसी में शामिल है। खादर रीजन पे बात हमने करी थी, है ना। ठीक है भाई, चलिए, तो अगर हम साथियों अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे तो वो हमारा होगा बुंदेलखंड का पठारी भाग। ठीक है, बुंदेलखंड का पठारी भाग, यानी कि बुंदेलखंड का पठारी भाग, बुंदेलखंड का पठार। अगर हम बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं, बुंदेलखंड के पठार की बात जब हम करते हैं साथियों, ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको, इसके बारे में क्या क्या ऐसी बातें हैं। बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। अगर हम बुंदेलखंड के प्लेट्यू की बात करेंगे तो समझिएगा, यानी कि ये उत्तर प्रदेश का हमारा लास्ट सबसे दक्षिणतम भूभौतिक प्रदेश हो जाता है। ठीक है, हमारा जो बुंदेलखंड का प्लेट्यू है साथियों, वो अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा सबसे दक्षिणतम भाग हो जाता है ना। चलिए, बिल्कुल आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम साथियों बुंदेलखंड के पठार की बात करेंगे तो आपको पता है कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा उत्तर प्रदेश का एकमात्र हिस्सा जो दक्षिण के पठार को टच करता है ना। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र वह हिस्सा है, यूपी का एकमात्र वह हिस्सा है, एकमात्र वह हिस्सा या वह भाग है जो, ठीक है, जो दक्षिण के पठार को स्पर्श करता है, दक्षिण के पठार को स्पर्श करता है। ठीक है, क्या करता है साथियों, तो एकमात्र वो हिस्सा है जो दक्षिण के पठार को क्या करता है, जो है साथियों स्पर्श करता है। ये बात हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगी, है ना। हाँ बिल्कुल, ये सूखे में आता है, यहां औसत वार्षिक वर्षा कम हमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर साथियों, ठीक है, तो ये जो है सदर्न प्लेट्यू जो हमारे इंडिया का है ना, हमारे इंडिया का जो सदर्न प्लेट्यू है, सदर्न प्लेट्यू वाला रीजन है साथियों, उसको ये स्पर्श करता है। ठीक है, उसको ये क्या करता है, स्पर्श करता है। एकमात्र खनिज की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खनिज की दृष्टि से जो ये क्षेत्र है हमारा, वो कैसा हो जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर हुई बात।
अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों, तो क्या ये केवल उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है? तो ऐसा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो चलते हैं आगे, चलिए भाई, है ना, ठीक है, तो समझिए आगे। अगर हम बात करेंगे साथियों, अगर हम बात करेंगे, क्या बात हो गई भाई, कोई समस्या है क्या? मेरी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। ठीक है, चलिए, ठीक, ओके, चलिए बात करते हैं, समझना भाई ध्यान से, है ना। तो अगर हम बात करेंगे साथियों, ये खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये जो है, ये खनिज की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से, ठीक है, खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण पठार है। खनिज की दृष्टि से कैसा है? तो खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण पठार है। ठीक है, यानी कि हम यहां इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं कि ये साथियों कैसा है, मिनरल्स इसमें ठीक ठाक हमें पाए जाते हैं, है ना, मिनरल्स इसमें, ठीक है, यानी कि यहां जो है साथियों, हियर फाउंड मैनी मिनरल्स, है ना, कई सारे खनिज यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, कई सारे खनिज हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसका जो विस्तार है, ठीक है, इसका जो विस्तार है साथियों, इसके अगर विस्तार की बात करेंगे, इसके एक्सपेंशन की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका जो विस्तार है वो कहां कहां पर देखने के लिए मिलेगा? इसका जो विस्तार हमें देखने के लिए मिलेगा वो हमें यूपी, ठीक है, यूपी में, और यूपी में ये मैक्सिमम होगा साथियों, यानी कि सर्वाधिक विस्तार इसका किस क्षेत्र में है? तो यूपी में हो जाएगा, है ना। और अगर बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। अब क्योंकि मध्य प्रदेश तो हमने पढ़ना नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बुंदेलखंड के पठार से रिलेटेड, है ना भाई। चलिए अगर हम बात करेंगे साथियों, तो देखिए ये जो है ये कहां कहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें कि ये किन दो क्षेत्रों के बीच में आता है, तो अगर क्षेत्रों की बात करेंगे साथियों, तो दो यहां पर देख सकते हैं। जैसे देखिए इधर अगर हम जाएंगे तो इधर पड़ेगा, मैं मैप नहीं बना रहा हूं इंडिया का, लेकिन हम बात करेंगे, इधर पड़ेगा ग्वालियर का पठार, ग्वालियर का पठार, ठीक है, जो कि मालवा के पठार में आएगा। किस में आएगा? ये मालवा के पठार में आएगा, ग्वालियर का पठार। ठीक है, तो अगर हम ग्वालियर के पठार की बात करते हैं, और इधर हमारी कौन सी श्रेणी आएगी? विंध्याचल श्रेणी। कौन सी श्रेणी आएगी? विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी आएगी साथियों? तो विंध्याचल रेंज आएगी, ठीक है, विंध्यन रेंज आ जाएगी। ठीक है, विंध्यन रेंज हमारी हमें देखने के लिए मिलेगी, और जो विंध्यन रेंज है उसी के बराबर में हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा हमारा कौन सा होगा? ये पूरा हिस्सा साथियों हमारा बुंदेलखंड वाला हो जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड वाला हिस्सा हो जाएगा। क्लियर? बुंदेलखंड पठार ये हमारा यहां पर हो जाता है। ठीक है, क्लियर? हाँ, थोड़ा सा समय ले लीजिए लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, साथ लिख लीजिए, एटलीस्ट चीजें समझ में आनी चाहिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। और कोई बहुत यूनिक तरीका नहीं होता है चीजों का, इसी तरीके से चीजों को सीखा जा सकता है ना। हाँ, मैं बड़ा लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो साथ लिख सकते हैं, कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आती तो पूछ लिया कीजिए, है ना। बाकी आपकी स्वेच्छा है, अगर आप थोड़ा सा समय लेते हैं 1-2 मिनट का, तो बाद में मैं दे दूंगा, कोई समस्या नहीं है, तब लिख लीजिए, क्या समस्या है, ठीक है ना। चलिए, बुंदेलखंड प्लेट्यू, है ना, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं अगले पॉइंट पर साथियों बात करूंगा तो समझने की कोशिश हमें करनी है, और ठीक है, अगले पॉइंट को हमें समझना है ध्यान से। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, अगले पॉइंट को हमें समझना है। अब देखिए, यहां पर जो चट्टानें देखने के लिए हमें मिलेंगी, यहां पर जो चट्टानें हमें देखने के लिए मिलती हैं वो कौन सी मिलेंगी? सबसे पहला सवाल ये हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर साथियों अगर मैं बात करूंगा, यहां यानी कि इस पठार में
इस पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है। इस पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहां पर साथियों ग्रेनाइट रॉक फाउंड। ठीक है ना, यहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। अब जब ग्रेनाइट चट्टानें यहां पर हमें देखने के लिए मिलेंगी तो उन्हीं ग्रेनाइट चट्टानों की वेदरिंग इरोजन से रेड सॉइल हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन बुंदेलखंड के पठार में काली मिट्टी भी पाई जाती है, लाल मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी का भी विस्तार हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगा जो कि बेसाल्ट क्रम की चट्टानों से बनती है। और अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ग्रेनाइट चट्टानों की जो है साथियों वो भी हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगी। मैं इसमें एक बार देख लेता हूं, मैप अगर होगा तो जरूर आपको मैप दिखाएंगे भाई। ठीक है, क्लियर। तो अगर देखिए, अगर हम बात करेंगे मैप की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे साथियों मैप की, तो इसमें मैप नहीं है, पर कोई बात नहीं, कल मैं आपको मैप दिखा दूंगा। ठीक है, कि कहां पर ये चट्टान है। देखिए मैप जो है साथियों वो पॉलिटिकल तो बहुत ठीक रहता है, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से थोड़ा सा वहां पर हमें समझना ही पड़ेगा मैप में, क्योंकि पठार जो है लाल पीले नीले तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हाँ दक्षिण वाला हिस्सा पूरा है। शुरुआत में मैंने मैप बनाया था, वहां एक एक चीज लिखी थी मैंने कि ये कहां पर है, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, तो वही चीज होगी, बाकी और यहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट पर जब हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड का पठार आपको पता है कर्क रेखा के नजदीक है। ठीक है, तो ये जो है साथियों कर्क रेखा के कहां पर है? ये नजदीक होगा। और जब ये कर्क रेखा के नजदीक है तो कर्क रेखा के पास होने के कारण यहां पर गर्मी जो है साथियों पूरे उत्तर प्रदेश की तुलना में हमें अधिक देखने के लिए मिलेगी। यानी कि यहां पर जो औसत तापमान है, औसत तापमान की बात करेंगे तो औसत तापमान में यहां क्या देखने के लिए मिलती है? वृद्धि देखने के लिए मिलती है। यानी कि यहां पर औसत तापमान जो है साथियों वो अधिक देखने के लिए हमें मिल जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक बोलिए? तो यहां पर औसत वार्षिक जो तापमान है वो हमें ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। तो औसत वार्षिक तापमान सबसे ज्यादा हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें सारे पॉइंट्स एकजुट मिला के लिख भी सकते हैं इनको कि यहां पर औसत तापमान ज्यादा है, यहां पर इस प्रकार की चट्टानें। अब देखिए ग्रेनाइट चट्टानें यहां पर पाई जाती हैं और ग्रेनाइट चट्टानों का ही साथियों क्या होगा? रूपांतरण। जैसे ग्रेनाइट चट्टान के बारे में हम बता देते हैं, है ना? वैसे तो चट्टान आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, कई लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं इसीलिए मैं यहां पर ज्योग्राफी की बहुत बातें नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने पढ़ रखी हैं। लेकिन कोई नहीं, हम चट्टानों को समझ लेते हैं। एक देखिए, जैसे अगर हम बात करेंगे, जितनी भी चट्टानें हैं वो सभी ज्वालामुखी की क्रियाओं मैग्मा से बनती हैं। किससे बनती हैं साथियों? मैग्मा से बनती हैं। ठीक है, तो मैग्मा दो प्रकार से जमा होता है पृथ्वी पर, एक पृथ्वी के आउटर लेयर में, एक पृथ्वी की आउटर लेयर पे, और एक जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। कहां पर जमा होता है? एक पृथ्वी के आंतरिक भाग में, यानी इंटरनल पार्ट में जमा होता है। अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो जब इंटरनल पार्ट में मैग्मा जमा होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा अंदर जब मैग्मा जमा हो जाता है तो वहां पर साथियों ग्रेनाइट चट्टानें हमें देखने के लिए मिलती हैं। कौन सी चट्टानें? ग्रेनाइट, जिनको हम प्लूटोनिक रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, है ना? क्या आप मुझे बताइए, ये जो चट्टानें हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में लगातार चेंज होती हैं या नहीं होती? क्या चट्टान जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है क्या? है ना? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बदल सकती है। ठीक है, बिल्कुल बदल सकती है। तो जब अगर हम चट्टान की बात करेंगे तो ग्रेनाइट चट्टान का जब रूपांतरण होगा, ग्रेनाइट चट्टान का जब रूपांतरण होगा, यानी कि मेटामॉर्फिज्म होगा, ठीक है, तो जो चट्टान बनेगी वो बनेगी नीस चट्टान। कौन सी बनेगी? नीस चट्टान बनेगी। ठीक है,
कौन सी चट्टान बनेगी साथियों? नीस चट्टान हमें देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर हुई बात है ना? तो ग्रेनाइट चट्टान जैसे ही रूपांतरित, जैसे कार्बन है, कोयला है, कोयला एक अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, जब उसका रूपांतरण होता है वो डायमंड बन जाता है, हीरा बन जाता है। यहां पर ग्रेनाइट का रूपांतरण हुआ, नीस चट्टान बन गई। और बुंदेलखंड क्षेत्र में जो नीस पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो नीस पाई जाती है उसको हम बुंदेलखंड नीस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं साथियों? उसको बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है। तो यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। पूरे भारत में 4 प्रकार की नीस पाई जाती हैं। वेल्लारी नीस हो गई, बुंदेलखंडी नीस हो गई, तो उनमें से बुंदेलखंडी नीस हमारे यहां पाई जाती है दक्षिणी भाग में। क्लियर? ठीक है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर की भी बात कर लेंगे, है ना? हाँ, मैं सबके लिए मैं भी बोल देता हूं भाई, ठीक है। मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बीच में टोका गया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, हाथ पे मेरे मैप बना हुआ है, ये आपको उल्टा दिखाई देगा पर बना हुआ है भाई, ठीक है। चलिए, है ना, आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। तो अगले पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो जब एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था इससे पहले, तो एक बच्चा बोला कि सर क्या मतलब ये जो उल्टे हाथ में है ना, उल्टे हाथ में मैप बनाना ठीक है? तो तब से मैं इसको छुपा के घूम रहा हूं भाई, कि मतलब कितने कोण पर, कितने डिग्री पर मैप बनाना है, ये भी मतलब बच्चे देखते हैं, तो तब से दिखाया नहीं है, पर वो गलती से दिख गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं साथियों। और जब ग्रेनाइट चट्टानों का अपक्षय होगा, वेदरिंग होगी, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टानों की जब वेदरिंग होगी, तो वेदरिंग मतलब अपक्षय मतलब टूट फूट होगी। तो जब टूट फूट होगी साथियों, तो फिर क्या बनेगा? तो उससे बनेगी लाल मिट्टी, यानी कि रेड सॉइल। लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल का निर्माण होगा। ये बुंदेलखंड के बारे में हमें ध्यान रखनी है बातें, ठीक है। ये बुंदेलखंड के बारे में हमें ध्यान रखनी है बातें। हमारे यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, एक बार बता दीजिए भाई, है ना। चलो आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम बात, एक पॉइंट और बताता हूं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर एक पॉइंट की बात और कर लेते हैं, देखो बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में, है ना, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र की जब बात करते हैं, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र, अगर हम बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें यूपी के 11 जिले आते हैं। कितने आते हैं? यूपी के 11 जिले इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। यूपी के कितने जिले इसमें सम्मिलित हैं साथियों? 11 जिले इसमें सम्मिलित हैं। बुंदेलखंड प्लेट्यू रीजन की जब हम बात करते हैं, बुंदेलखंड प्लेट्यू रीजन, ठीक है, बुंदेलखंड प्लेट्यू रीजन की जब हम बात करते हैं तो इसमें कितने जिले आएंगे हमारे? तो इसमें 11 जिले आएंगे। अब ध्यान रहे, लेकिन बुंदेलखंड की जब मैं बात कर लेता हूं, केवल अगर मैं आपसे ये कहूं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले आएंगे, बुंदेलखंड में कितने जिले आएंगे, तो बुंदेलखंड में जो जिले आते हैं साथियों, वो हमारे 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले हमारे बुंदेलखंड में आ जाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये क्या मामला हुआ? तो यहां पर हमें समझना है, ये जो आपको बताया गया है ऊपर, है ना, ये जो क्षेत्र आपको बताया गया है साथियों, ये भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से है ना, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अगर देखा जाए, ठीक है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो साथियों हमारे जो जिले होंगे वो 11 होंगे। यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के तौर पर अगर देखा जाएगा तो हमारे जो है ना, जो साथियों जिले होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे हमारे 11। लेकिन अगर पॉलिटिकली देखा जाएगा, पॉलिटिकली अगर देखा जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे हो जाएंगे 7 जिले। कितने हो जाएंगे? 7 जिले हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक, चलिए करें बात आगे। तो अगर हम बात करेंगे साथियों बुंदेलखंड भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से कौन कौन से जिले हैं, तो इसमें आएंगे हमारे कौन से? एक तो आएगा जालौन। क्या जिले लिखूं मैं यहां पर, एक बार बताइए, ठीक है। तो एक जो आएगा हमारा वो कौन सा आएगा? जालौन, जालौन आएगा।
उसके बाद झांसी, झांसी, उसके बाद हमीरपुर, ठीक है, ललितपुर, ललितपुर, उसके बाद झांसी, ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा साथियों? उसके बाद आएगा झांसी। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है, तो महोबा, महोबा आ जाएगा, महोबा, है ना, बांदा आ जाएगा, बांदा, बांदा, चित्रकूट आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? चित्रकूट आ जाएगा, ठीक है, कौन सा आ जाएगा साथियों? तो चित्रकूट आ जाएगा। अगर झांसी 2 बार लिख गया है क्या, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, झांसी जो है 2 बार लिख गया, कोई बात नहीं। यहां पर हम हमीरपुर को लिख देता हूं मैं, है ना, हमीरपुर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? हमीरपुर, हमीरपुर आ जाएगा। उसके बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर, ठीक है, सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है, कौन सा आ जाएगा? सोनभद्र आ जाएगा। प्रयागराज आ जाएगा, प्रयागराज, ठीक है, कौन सा आ जाएगा? प्रयागराज। देखिए हो गए 11, क्लियर? बताइए भाई, हुए 11? बोलिए। ठीक है, चंदौली रह गया इसमें भी, है ना, कौन सा रह गया? चंदौली इसमें रह गया। ये भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से इतने जिले हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से इतने जिले यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। एक पॉइंट यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि सोनभद्र में बघेलखंड का पठार भी, बघेलखंड का पठार, ठीक है, बघेलखंड का जो पठार है, बघेलखंड का जो पठार है वो साथियों हमारा कहां पर होगा? तो बघेलखंड का जो पठार है ना, वो हमारा हो जाएगा सोनभद्र में। केवल और केवल एक ही जिले में बघेलखंड का पठार हमें देखने के लिए मिलता है, मतलब बुंदेलखंड भी है। सोनभद्र के उत्तरी हिस्से में जाएंगे तो बुंदेलखंड, दक्षिणी हिस्से में जाएंगे तो बघेलखंड का पठार होगा, ठीक है। तो ये था आपका साथियों बुंदेलखंड प्लेट्यू रीजन, ये आपका यहां तक क्लियर हो गया है। मेरे हो गए 11, बहुत सुंदर भाई, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं भाई। 7 वाले भी, अच्छा ठीक है, 7 जिले भी देखने हैं हमें कि 7 जिले कौन कौन से, यानी कि पॉलिटिकली 7 जिले कौन से आते हैं, ठीक है, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे 11 जिलों में से ही 7 जिले ऐसे हैं जो बुंदेलखंड के यानी कि क्षेत्र में आते हैं, लेकिन वो बंटवारा जो है राजनीतिक रूप से साथियों किया गया है। तो अगर इन 7 जिलों की बात करेंगे तो इसमें चित्रकूट, चित्रकूट, ठीक है, बांदा, बांदा, महोबा, बांदा हो जाएगा, महोबा हो जाएगा। और अगर बात करेंगे साथियों हमीरपुर, हमीरपुर, ठीक है, ललितपुर, ललितपुर, झांसी और जालौन, झांसी और जालौन, ये 7 जिले हमारे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड, बाकी और बातें इसके बारे में नहीं है। आप बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, क्लास अब चल रही है, आप आज देखिएगा क्लास चलेगी, है ना। यूपी में बुंदेलखंड तो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो ये यूपी में पाए जाने नहीं, बुंदेलखंड हो गया, पूर्वांचल हो गया, पश्चिमी क्षेत्र हो गया, गंगा यमुना का मैदान हो गया, ये अलग अलग क्षेत्र हैं, ठीक है। बुंदेलखंड का जो इतिहास है अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर मतलब बुंदेली बोली जाती है और वो राजा महाराजाओं से इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है, उस वजह से इसको बुंदेलखंड रीजन बोला जाता है। पूर्वांचल अलग मामला है, पश्चिमांचल अलग क्षेत्र हो गए, तो उसका वो कारण है। बाकी बुंदेलखंड कोई जिला नहीं है, पूरा एक क्षेत्र है। सांस्कृतिक आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर इसको बांटा गया है, ठीक है, क्लियर। सारे जिले याद करने हैं, हाँ पता तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है, पता तो होना ही चाहिए कौन सा जिला किस तरीके से हमारा हो जाता है। अब अगर हम बात करेंगे कुछ एक पॉइंट में इससे रिलेटेड और लिख देता हूं, ठीक है, जो हमें नोट में डालकर लिखने हैं, कुछ एक नोट में यहां पर डालकर लिख देता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझना। इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है ना, विशेष
प्रकार की घास यहां पर पाई जाती है, विशेष प्रकार की घास यहां पाई जाती है। अगर हम उस घास की बात करेंगे तो उसको चिलास कहा जाता है। ठीक है, यहां पर पाई जाने वाली जो ग्रास है साथियों, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम चिलास कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चिलास घास के नाम पर उसको जाना जाता है। ठीक है, यह बात इसकी ध्यान रखनी है। एक क्लियर? कोई ट्रिक बता दीजिए भाई। ट्रिक देखिए, जिलों की कितनी बार ट्रिक याद करेंगे हम, है ना। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट से, ठीक है, अगर हम बात करेंगे साथियों अगले पॉइंट पर, तो समझिए बुंदेलखंड का जो पश्चिमी भाग है ना, बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में, बुंदेलखंड का पश्चिमी भाग, बुंदेलखंड का पश्चिमी जो भाग है, बुंदेलखंड का पश्चिमी भाग, अगर हम इस पश्चिमी भाग की बात करेंगे, ठीक है, तो इसको साथियों, इसमें लाल मिट्टी नहीं पाई जाती, यहां पर जो है काली मिट्टी हमें देखने के लिए मिलती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, यानी कि यहां पर, ठीक है, ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिल जाती है। कौन सी सॉइल? ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिल जाती है ना भाई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर साथियों, समझना यहां की जो प्रमुख फसलें होंगी, इस क्षेत्र की जो प्रमुख फसल होगी, अगर हम उस फसल की बात करते हैं, मेजर क्रॉप्स जो होगी, ठीक है, मेजर क्रॉप जो होगी साथियों, अगर हम उस फसल की बात करेंगे तो वो हमारी मोटे अनाज वाली फसलें हो जाएंगी, मोटे अनाज वाली फसलें हो जाएंगी। ठीक है, मोटे अनाज वाली फसलें, बाजरा, मक्का और ये सब फसलें हमें यहां पर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड वाला पठार हमारा पूरा होता है। बिल्कुल गेहूं, तिल, चना, ये इस प्रकार की। काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं, इस क्षेत्र में उसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है ना। मिट्टियां पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश की तो और वहां पर डिस्कस, ठीक है, विस्तार से करने वाले हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये तीनों जो अब तक हमने खत्म करे, 5-6 क्लास इसमें लगी, हर चीज को मैंने आपको समझाया, कोशिश करी, तो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर है या नहीं है? ठीक है, बोलिए भाई। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। अब आगे हमारा टॉपिक होगा क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को हेडिंग लगाते हैं और उसको पढ़ते हैं। इसमें मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें और भी एक्स्ट्रा बातें मैं इसमें आपकी जोड़ के जितनी संभव बातें होंगी उन सबको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर? तो उन सबको भी ऐड कर देंगे, तो आप इनको पढ़िएगा, आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे निश्चित रूप से, है ना। एक दीदी का कमेंट आ रहा था कि मतलब रोगी हो जाऊंगी मैं मैंने देखा भाई, देखिए अब इसमें साथियों दो बातें हैं, या तो मैं ये सोच लूं कि मतलब ये सब कुछ बहुत पूरी प्रकृति जो है वो नेगेटिव हो गई है, या फिर जैसे मान लीजिए अगर हम बात करेंगे जब हम डिप्टी एसपी बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, अगर मैं सो रहा हूं, मैं एसडीएम हूं और मैं सो रहा हूं, दंगा हुआ, कहीं पे कोई डकैती पड़ी, कहीं पे लूट हुई, फोन आया एसआई का या कांस्टेबल का कि सर ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे जाना पड़ेगा ना, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में जाना ही पड़ेगा। तो जब जाना पड़ेगा तो फिर इतना क्या सोचना है? ठीक है, ये जो नौकरी हम करने जा रहे हैं वो नौकरी आसान नहीं है। इस तैयारी में लगभग 100 का गुणा जब करेंगे तो वो जो आएगी वैल्यू, ये वो नौकरी है साथियों। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम जो नौकरी करने जा रहे हैं साथियों, वो जो जॉब है वो इस तैयारी का भी 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना है। तो फिर इतना नहीं सोचा जाता है ना। पहले आपको पता है पेपर जो है मई जून में जाता था, मई जून में जाता था, सरकार ने कैलेंडर जारी किया, उसको 2 महीने पहले खिसका दिया। क्या कर सकते हैं? तो जो काम हमारा करने का है वो हमें करना है, बाकी जैसा चलेगा वैसा चलने देना है। ठीक है, हम भी तो सुबह से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है एकदम। ठीक है, वैसे ही बिंदास रहिए यार, पढ़िए, जीवन का आनंद लीजिए। ये फेज भी याद रहेगा आपको कि इस फेज में भी हमने जिए हैं, और क्या दिक्कत है? ठीक है, तो हर चीज का अपना आनंद लेना सीखिए, चीजों को कोसना मत सीखिए बस, है ना। क्योंकि एक अच्छे इंसान की खास बात नहीं होती कि वो चीजों को कोसे। मैं समझ सकता हूं परेशानी आपकी बिल्कुल जायज है, समझी जा सकती है, उतना क्रिटिकल है, लेकिन अब उस क्रिटिकल को मैं लेके बैठा रहूं, ये भी तो एक दिक्कत है ना। मस्त रहिए एकदम, है ना। आगे आप जब साथियों सेलेक्ट होंगे तब आपको ये चीजें याद आएंगी कि वो फेज भी था जब हम 10 क्लास 11 क्लास करते थे। ठीक है, तो यही तो यादें होती हैं, है ना। और क्या याद ये थोड़ी होती है कि हमने गोलगप्पे खाए थे वहां खड़े होके, वहां खड़े होते, कुछ नहीं, यही याद आएंगी आपको चीजें, है ना। चलिए
बिल्कुल। तो आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु। मैं तो इसलिए ये बातें आपको बोलता हूं साथियों ताकि शायद फर्क पड़ जाए कुछ, है ना। उत्तर प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट की बात करेंगे तो इसमें दो तीन चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, दो तीन चीजें हमें यहां पर सीखनी है। चलिए, बिल्कुल आपको सारी चीजें मैं नोट करवा रहा हूं, हर चीज में आपको नोट करवा रहा हूं। ठीक है, निश्चिंत रहिए एकदम। बिल्कुल एकता जी, आप परेशान नहीं होते, है ना। बस ये सोचिए कि जो जॉब मिलेगी हमें वो बहुत ज्यादा कठिन है, इससे भी ज्यादा कठिन है। ठीक है, और पता है आईपीएस वगैरह की तो साथियों ट्रेनिंग ऐसी होती है कि उसमें अगर ट्रेनिंग में आप पास नहीं कर पाए, है ना, स्विमिंग करनी है, उसी स्विमिंग में बचाना भी है लोगों को। ये भी है, आईपीएस वगैरह की जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें स्विमिंग करनी होती है, उसमें बचाना भी है। तो फिर वहां पर अगर आप पास नहीं कर पाए तो फिर दूसरी सर्विस में भेज देते हैं। तो अपने आप में हर चीज एक चैलेंज है, आपको सहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना कि उसको कोसकर आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, खैर मुझे उम्मीद है आप समझेंगे इस बात को। अब हम उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करते हैं, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि जलवायु है क्या। तो कितने लोग ऐसे हैं जो जलवायु के बारे में जानते हैं, बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो जलवायु के बारे में जानते हैं, बोलिए भाई, बोलेंगे। एक भैया कह रहे हैं मुझे स्विमिंग नहीं आती, अब क्या होता है। हे भगवान, चलिए आप इधर आइए, कोई बात नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु में कितने लोग ऐसे हैं जो जलवायु जानते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी भौगोलिक प्रदेश की जो लंबे समय की परिस्थितियां होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जलवायु बोलते हैं। ठीक है, क्लाइमेट कभी चेंज नहीं होती, ऐसा नहीं है, चेंज होती है, लेकिन साथियों वो जो है एक लंबे समय के बाद चेंज होती है। देखिए कुछ शब्द मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं। एक होता है जलवायु, एक क्या होता है, जलवायु, जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं। एक होता है साथियों मौसम, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम वेदर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम वेदर कहते हैं। एक होता है साथियों क्या, एक होती है हमारी ऋतु, है ना, ऋतु, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीजन कहते हैं। एक होती है हमारी क्या, तो एक होता है हमारा मानसून। क्या होता है साथियों, मानसून, इसको हम मॉनसून ही कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मॉनसून ही कहते हैं। ये चार शब्द हैं हमारे पास। ठीक है, मैं इनके बारे में लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं। आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं, वरना ये लिखने के लिए नहीं आएगा, मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, देखिए क्लियर। बघेलखंड क्षेत्र मैंने बताया था सोनभद्र में स्थित है, इसलिए नहीं लिखा है ना, बता दिया है, तो बस उतना उसके बारे में आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे जलवायु की, जलवायु की जब हम बात करते हैं साथियों तो जलवायु क्या होती है। ठीक है, तो जलवायु का मतलब यह है, जलवायु का मतलब साथियों ये है, ठीक है, कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जो लंबे समय की परिस्थितियां होती हैं, लंबे समय की मतलब पिछले 32 वर्ष की, पिछले 32 वर्ष की परिस्थितियां जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पिछले 32 वर्ष की। और परिस्थितियां क्या देखी जाएंगी, तापमान देखा जाएगा, तापमान देखा जाएगा, ठीक है, वर्षा देखी जाएगी, औसत वर्षा कितनी हो रही है हर वर्ष, इन दोनों चीजों पे जो है फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो जब पिछले 32 वर्ष का एवरेज निकालेंगे तो उसको क्लाइमेट कहेंगे, यानी कि लगभग 30 साल में क्लाइमेट चेंज होती है। मौसम डे टू डे चेंज होने वाली घटना हो जाएगी, यानी कि दिन, घंटे, या फिर 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में बदल जाएगा। ऋतु जो है 3 से 4 महीने में चेंज होने वाली भौगोलिक परिस्थितियां हैं। 3 से 4 महीने में जो भौगोलिक परिस्थितियां चेंज होंगी उसको हम सीजन कहेंगे या फिर उनको हम ऋतु कहेंगे। ठीक है, और मानसून आपको पता है, ऐसी पवनों को मानसून कहा जाता है जो पवनें वर्षा कराती हैं, जिन पवनों में नमी होती है, जिन पवनों में ह्यूमिडिटी होती है, ऐसी पवनों को हम मानसूनी पवनें कहते हैं। आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए चारों। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हमसे पूछा जाए, जलवायु बता पाएंगे कि जलवायु क्या है, मौसम जो है वो एक अलग कंडीशन, सारी चीजें भौगोलिक कंडीशंस ही हो जाती हैं। ठीक है, मानसून ऐसी पवनें, वे विंड्स जो
जिनमें मॉइस्चर होता है जो वर्षा कराती है, क्लियर, उनको हम मानसून कह देते हैं। ठीक है, तो अब हमें यही सीखना है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं हैं ये भी पढ़ लेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन से मानसून से वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश में कौन से मानसून से वर्षा होती है, क्या वो मानसून अरब सागर से वर्षा कराता है, क्या वो मानसून दक्षिण जो बंगाल की खाड़ी से वर्षा कराता है, दक्षिण पश्चिम मानसून है या लौटता हुआ, वो हम बात इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात हम ये करें कि उत्तर प्रदेश हमारा है कहां पर, उत्तर प्रदेश जो है साथियों हमारा कहां पर स्थित है, इस चीज को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस ग्लोब की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस ग्लोब की बात करूं तो इस ग्लोब पर साथियों ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है इसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको इक्वेटर कहा जाता है। और आपको पता है कि इक्वेटर पर, ठीक है, इक्वेटर पर साथियों, इक्वेटर पर वर्ष भर यानी कि पूरे वर्ष में तापमान जो है सबसे ज्यादा रहता है। इक्वेटर पर पूरे वर्ष भर टेम्परेचर कैसा रहता है, ज्यादा रहता है। इसकी हम बात करते हैं फिर कर्क रेखा की, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी कि सूर्य की किरणें जब 23.5 डिग्री अक्षांश पर पड़ती हैं तब वो कर्क रेखा से गुजर रहा होता है, तो इसीलिए वहां पर हमें ये देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, ये वाला कौन सा क्षेत्र होगा, ये 66.5 डिग्री वाला क्षेत्र होगा जिसको हम आर्कटिक व्रत कहते हैं, आर्कटिक सर्किल कहते हैं। ठीक है, आर्कटिक व्रत के नाम से इसको जाना जाता है या आर्कटिक सर्किल इसको कहा जाता है इंग्लिश में भी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर तो समझिए, आपको पता है साथियों इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, बोलो हाँ या ना। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। तो आइसोलेशन यानी कि सूर्यातप, आइसोलेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किस रीजन को प्राप्त होता है, तो वो इस रीजन को प्राप्त होता है सर्वाधिक। यानी कि वर्ष भर यहां पर जो टेम्परेचर है साथियों, यहां पर सर्वाधिक देखने के लिए मिलेगा। टेम्परेचर सबसे ज्यादा यहां रहेगा, जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा यहां रहेगा तो इस क्षेत्र को ट्रॉपिकल जोन के नाम से जाना जाएगा, ट्रॉपिकल जोन के नाम से इसको जाना जाएगा। इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाएगा, उष्णकटिबंध क्षेत्र के नाम से इसको हम जानेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। बिल्कुल, ऊपरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है हमने डिस्कस किया था, मैं बता दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, सवाल में उसको डिस्कस कर लेंगे। जो भी चीजें आपको ऐसी लगती हैं सर ये चीज छूट गई है तो सवाल के माध्यम से उसको पूरा कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बाकी जितनी संभव बातें थी वो मैंने सारी करी हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगले पॉइंट पर जब मैं बात करूंगा इसके कंपेरिजन में यहां जो सूर्य का तापमान आइसोलेशन है वो कम प्राप्त होगा। इसको कंपेयर कर रहा हूं मैं इन दोनों क्षेत्रों को। देखिए जो कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, वो एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है। क्या पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं हैं, तो आप कहेंगे सर वास्तव में तो ऐसी कोई रेखा नहीं है, लेकिन इन रेखाओं को हमने डाला ही इसलिए है ताकि हम जलवायु को बांट सकें, ताकि हम किसी भी स्थान की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि हम टाइम को साथियों निकाल सकें, तो इसलिए इन रेखाओं को खींचा गया है। ये एक इसका उद्देश्य था। अब क्लाइमेट को हम बांट रहे हैं इन रेखाओं के माध्यम से, तो अब यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं तो कम टेम्परेचर प्राप्त होगा, तो इसको हम कहेंगे ना तो ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा, यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र या शीतोष्ण कटिबंध इसको कहा जाएगा। बोलिए क्लियर बात यहां तक, इसको क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध इसको कहा जाएगा, यानी कि इसको हम टेम्परेट जोन कहेंगे, टेम्परेट जोन इसको कहा जाएगा। ठीक है, सब ट्रॉपिकल इसको नहीं कहेंगे, क्लियर, शीतोष्ण कटिबंध इसको कहा जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, क्या ये सही है, बोलिए कोई समस्या यहां तक, टेम्परेट जोन बिल्कुल ठीक है। अब हमें यहां पर यह समझना है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हमारा जो यूपी है प्यारा सा, ठीक है, हमारा जो यूपी है साथियों प्यारा सा, वो यहां पर लोकेटेड है, यहां पर लोकेटेड है, यानी कि कर्क रेखा उसके पास से होकर गुजरती है। क्लियर बात।
अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो गया और ये हमारा यूपी का उत्तरी क्षेत्र हो गया, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश हमारा यहां पर स्थित है। तो आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश हमारा कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे सर हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जो हमारा यूपी है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में स्थित हो जाता है, वो ट्रॉपिकल जोन सॉरी टेम्परेट जोन में स्थित हो जाता है। क्लियर? ठीक है, बोलिए भाई। बोलिए भाई। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे साथियों यहां पर, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की क्या हो जाती है? लोकेशन हो जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा यही बनेगा यहां पर कि उत्तर प्रदेश जो है साथियों हमारा वो कहां पर स्थित है? वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जलवायविक आधार पर, जलवायविक आधार पर, जलवायविक आधार पर शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में, क्षेत्र में स्थित हो जाता है, स्थित हो जाता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित हो जाता है। क्लियर? तो ये हमारा टेम्परेट जोन में लोकेटेड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, पहला पॉइंट हमें ये मिला साथियों। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब एक बात बताइए कि जब दोनों जगह का टेम्परेचर अलग अलग होगा, एक चीज और बताइए, ये जो 23.5 डिग्री आपने पढ़ा होगा, ITC-Z सिद्धांत पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ITC-Z थ्योरी पढ़ी है? इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन वाला जो कंसेप्ट है वो पढ़ा है? बोलिए। तो आपने ITC-Z वाला जब सिद्धांत पढ़ा होगा तो आप देख रहे होंगे कि ITC-Z सिद्धांत यहां से ऐसे मूव करता है, करता है नहीं करता? अरे बोलो, मूव करता है नहीं करता है? ठीक है, ITC-Z जो सिद्धांत है साथियों, ITC-Z में जो ITC-Z एक जोन है, ये क्या है? एक क्षेत्र है। और ये कैसा क्षेत्र है? तो ये लो प्रेशर जोन है। कैसा जोन है साथियों? ये लो प्रेशर जोन है ना? ये लो प्रेशर जोन जो है ये पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर क्या स्टेबल रहता है? तो आप कहेंगे सर नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो है उत्तर में भी जाएगा ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि जब 21 जून का दिवस होगा तो ITC-Z कहां होगा? इस पॉइंट पर। जब 22 दिसंबर का दिन होगा तो ITC-Z कहां होगा? यहां पर होगा। क्लियर हुई बात? तो अब जब इस प्रकार की कंडीशन यानी कि ITC-Z के माध्यम से जब ये होगा तो क्या लो प्रेशर यानी कि हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलेंगी? मान लीजिए मैं ये मान लूं कि ITC-Z यहां पर स्थित है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी का सबसे समझने वाला टॉपिक है। क्या आप इस बात को मानते हैं नहीं मानते? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको है ना दिमाग जो है वो दर्द करेगा, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना? कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। तो मान लेते हैं ITC-Z यहां पर है, ITC-Z जो है वो यहां पर स्थित है। अगर हम इस ITC-Z की बात करेंगे तो यहां लो प्रेशर है, यहां कैसा जोन बन जाएगा? हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। तो हवाएं ऐसे चलेंगी, हवाएं जो हैं वो ऐसे चलेंगी। ITC-Z कुछ भी नहीं है, मैं इधर बता देता हूं, यहां समझ लीजिए। ठीक है, देखो इधर ITC-Z क्या है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि यार सर ये क्या हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो या फिर हम राज्यसभा में या लोकसभा में इसकी मांग को उठाएंगे, ऐसा ना हो, मेरे प्रति आंदोलन ना हो, उसके लिए थोड़ा सा टाइम इस पर ले लेते हैं। देखो ये क्षेत्र ऐसा है जिसको साथियों, जिसमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, यानी कि जो प्रकाश है वो कैसा पड़ रहा है? सीधा पड़ रहा है। तो जब प्रकाश सीधा पड़ रहा है तो यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है इसको ही बोला जाता है ITC-Z। ITC-Z का मतलब अंतर उष्ण अभिसरण, अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। क्लियर हुई बात? ऐसा इसलिए हो रहा है, अभिसरण क्यों बोला है? अभिसरण का मतलब, कन्वर्जेंट का मतलब हवाएं ऐसे, क्योंकि जब यहां टेम्परेचर ज्यादा है तो हवाएं ऐसे चलेंगी ना, अरे बोल दो, और इधर से भी हवाएं ऐसे चलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने के लिए मिलेगी। अब मैं ये बोल रहा हूं, अब मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है, अब यहां पर मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि 21 जून का जब दिन आएगा,
21 जून का जब दिन आएगा साथियों, तो हमारा ITC-Z जो है वो ऊपर की ओर खिसकेगा। ग्रीष्म ऋतु में ITC-Z ऊपर की ओर खिसकेगा, बोलो हाँ या ना। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल खिसकेगा। जब ITC-Z ऊपर की ओर जाएगा तो हवाएं, यानी कि ऊपर जब लो प्रेशर जोन ऊपर जा रहा है तो नीचे हाई प्रेशर जोन बनेगा ना, ठीक है। जब हाई प्रेशर जोन बनेगा तो हवाएं ऐसे चलेंगी, और जब हवाएं ऐसे चलेंगी साथियों, तो ऐसी हवाएं जो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से ऊपर की ओर जाएंगी, ऐसी हवाओं को मानसूनी हवाएं कहा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी जो जलवायु पाई जाती है वो कौन सी, वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है, वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है। मानसूनी जलवायु हमें देखने के लिए मिलती है। बताओ आपको पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार कमेंट करिए और मुझे बताइए आपको समझ में आई। उत्तर प्रदेश जो है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो क्लाइमेट पाई जाएगी वो मानसूनी जलवायु होगी। कारण क्या है, कारण यह है कि यहां पर साथियों हमें इस प्रकार की गति देखने के लिए मिलेगी, है ना। हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन वो चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, समझ पाए इस बात को। तो उत्तर प्रदेश में मानसूनी जलवायु क्यों पाई जाती है, उसका कारण आपको समझ में आ गया। थोड़ा कम समझ में आया, कोई बात नहीं, अब दोबारा क्लास को देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना। मैं एक बार और समझाऊंगा, बिल्कुल। देखो, जैसे मान लीजिए साथियों कि मैं ऐसे मान लेता हूं, मैं ITC-Z की बात ही नहीं कर रहा, मैं यही समझाता हूं, है ना। जैसे मैंने मान लिया ये हमारी साथियों क्या है, ये हमारा जल वाला क्षेत्र है, ये हमारा जल वाला क्षेत्र है, ये स्थल वाला लैंड एरिया है ये, और ये हमारा ओशियनिक पार्ट है, यानी कि ओशियनिक भाग हो जाएगा। ठीक है, सूर्य ये रहा हमारा, जो हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का एक प्रमुख सोर्स है, वो हमारा ये हो गया। दोनों को हीट प्राप्त होगी, इस भाग को भी प्राप्त होगी, इस भाग को भी प्राप्त होगी। अगर हम बात करेंगे तो स्थल का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। दिन के समय बात कर रहा हूं मैं, दिन के समय में बात करूंगा, स्थल का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर कैसा रहेगा, कम रहेगा। कैसा रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो यह हमें देखना है कि साथियों जब टेम्परेचर इधर बढ़ेगा तो प्रेशर कैसा होगा, लो हो जाएगा। प्रेशर कैसा होगा, लो, और इधर प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेंगी या नहीं चलेंगी। और क्योंकि ये हवाएं समुद्र से आ रही हैं तो ये नमी लेकर आएंगी या नहीं आएंगी। तो आप कहेंगे सर नमी लेकर आएंगी, जब नमी लेकर आएंगी तो वर्षा कराएंगी, और ऐसी क्लाइमेट को ही हम मानसूनी क्लाइमेट कहते हैं। ऐसी क्लाइमेट को ही हम मानसूनी क्लाइमेट कहते हैं। अब जैसे ही रात होगी, क्या ये पैटर्न चेंज हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट होगा या नहीं, हवाओं की दिशा बदल जाएगी। और ऐसी हवाएं जो दिशा बदलती हैं उन्हीं को तो मानसूनी विंड कहा जाता है, उन्हीं को तो मानसून कहा जाता है। तो यहां हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है ना, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। वहां पर जो वर्षा होती है वो मानसून के कारण होती है। समझ में आई बात, ठीक है भैया, क्लियर हुई बात। उत्तर प्रदेश में, जैसे भारत में किस प्रकार की जलवायु है, तो मानसूनी जलवायु है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में कैसी जलवायु है, तो मानसूनी जलवायु उत्तर प्रदेश में हमें देखने के लिए मिलती है। तो आज का जो पॉइंट था, हमने ये पाया कि उत्तर प्रदेश में मानसूनी जलवायु है, उत्तर प्रदेश की लोकेशन कहां है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में जो बात करेंगे वो हमारा होगा उत्तर प्रदेश के जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, और अगले पॉइंट पर, और वहां पर किस प्रकार की मानसूनी वर्षा होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जो है आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, एक बार बता दीजिए। और पिछला वाला टॉपिक हो गया है, मैं उसके नेक्स्ट क्लास में आपको सवाल लेकर आऊंगा, 2-4 सवाल में जरूर आपको डेली करवाने वाला हूं, ठीक है। ये मैंने सोचा है 2-4 सवाल में डेली आपको करवाऊंगा साथियों। बस यही है कि धैर्य के साथ देखिए, जो मैंने बातें बताई हैं वही सत्य है। हम कितना भी विचलित हो लें, कितना भी परेशान हो जाएं, लेकिन होना वही है जो, ठीक है, जो होके रहेगा। मतलब होगा वही, पेपर आएगा निकल जाएगा, हम रोते बिलखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमारा जो मन है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करके हमें लगातार पढ़ना है। कई बार होता है ना कि पेपर से पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम पढ़ ही नहीं पाते,
तो अपने मन को ऐसा बनाइए कि पेपर आएगा जाएगा, लेकिन हमें तो अपना सब्जेक्ट मजबूत रखना है। पढ़ाई में भी तो अपना आनंद है, नोट्स बनाया करो बैठ के, अच्छे से चीजों को मैप वगैरह बनाया करो, लिखा करो, कुछ ना कुछ सोचा करो, कुछ लिखा करो, फिर देखिए कितना आनंद आता है चीजों को करने में। ठीक है, और होना वही है जो, क्योंकि चीजें आपके हाथ में नहीं है, समस्या इसीलिए है। हम ये चाहते हैं साथियों कि चीजें हमारे अकॉर्डिंग चलें, वो कभी नहीं चल पाती है ना। वो प्रकृति के द्वारा जो चीजें तय की गई हैं वही होना होता है। तो इसलिए हमें प्रकृति के अकॉर्डिंग चलना है। हम समय को चैलेंज करते हैं, अच्छा समय हमारे अकॉर्डिंग कैसे नहीं चलेगा भाई, हम चलाएंगे समय को, समस्या क्रिएट हो गई। जबकि चलना हमें समय के साथ है ना, यही तो है। तो समय के साथ जिस दिन हम चलना सीख जाते हैं उसी दिन से जीवन आसान हो जाता है। ठीक है, तो सभी को बिल्कुल ठीक है, सभी को मेरी तरफ से भी हैप्पी रिपब्लिक डे, 75वें गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आपके परिवार को भी शुभकामनाएं। अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि बोरियत होके, परेशान होके, रो के पीट के पढ़ाई नहीं हो सकती। आराम से जैसे जैसे चीजें हो रही हैं वैसे वैसे करते रहिए, अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।